कंपनी ने नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हमारा पूरा फोकस इंडस्ट्रियल मेटल्स पर रहने वाला है। कैसी रहेगी इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग, क्या होंगी कीमतों की चाल, चीन से डिमांड बढ़ने पर क्या होगा असर, और साथ ही देश में इंडस्ट्रियल मेटल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या हैं आंकड़े। इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग और एक्सपर्ट पैनल जुड़ा है। निर्मल बांक कमोडिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ हैं, साथ ही केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक भी हैं हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और जनवरी की तेजी के बाद फेब में हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी, लेकिन मार्च की शुरुआत यहां पर कुछ बेहतर हुई है, और वो भी इसलिए क्योंकि चाइना का पीएमआई डेटा यहां पर बेहतर आया है। डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट देखने को मिली है, और बाजार को लगता है कि ऑन ग्राउंड डिमांड अगले क्वार्टर में और बेहतर रह सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की जो मांग है वो सीजनल है और अगले क्वार्टर में यहां पर बेहतर रहती भी है। कुणाल, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और एक एक मेटल यहां पर ले लेते हैं, और सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर कॉपर है और ईवीज में, एनर्जी ट्रांजिशन में इसका बहुत बड़ा हाथ भी होने वाला है। तो जो करंट प्राइसेस हैं, जिस तरह की इन्वेंट्री बिल्डअप हमने शंघाई में आते हुए देखी है, इन सम फंडामेंटल्स के बीच आप कहां देखते हैं कॉपर प्राइसेस? जी, जैसे आपने कहा, लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोस्पेक्ट सभी मेटल्स के बहुत ब्राइट है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ईवी ट्रांजिशन। बट शॉर्ट टर्म में मुझे कोई भी मेटल में तेजी नजर नहीं आ रही है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है अभी, जो मेरे हिसाब से वे करेगा, दैट इज द बैलेंस शीट रिडक्शन बाय द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स। सो एवरी मंथ अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट हाइक वी आर सीइंग द एग्रेसिव बैलेंस शीट रिडक्शन। तो ये बैलेंस शीट रिडक्शन कितना हो रहा है? सो यूरोप और यूएस दोनों का अगर मिलाए तो एवरी मंथ $130 बिलियन सिस्टम में से आउट हो रहा है। सो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर मेटल्स। सो ये अगर आप यूएस में इन्फ्लेशन जो देख रहे हैं बढ़ रहा है, यूरोप में भी इन्फ्लेशन हाई है, और उसके चलते हुए सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा के अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज करना चालू किया है। ये सब फैक्टर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में कोई लंबी रन अप या लंबा तेजी का माहौल नहीं देखने मिलेगा। जब फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होती है, जब लिक्विडिटी सिस्टम में से बाहर होती है, ऐसे टाइम पे ग्रोथ, जैसे जैसे आपने राइटली किया, डॉक्टर कॉपर, इट्स नॉट कॉपर। सो जस्ट बिकॉज चाइना ओपन अप हुआ है 2 महीने से, हमने एक पेंटअप डिमांड आती हुई देखी और मेटल्स ऊपर गए हैं। ये सस्टेन नहीं होने वाला है। कॉपर अराउंड 780 785 ये लेवल्स पे आपको सेलिंग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 800 805 के बीच स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और नीचे में मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने में 3 महीने में 740 745 के लेवल्स कंजर्वेटिवली आपको देखने मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है नियर टर्म के लिए, एटलीस्ट। लॉन्गर टर्म में अभी भी यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड है। प्रीतम, आप कैसे देखेंगे कॉपर प्राइसेस को? और जैसे अपटिक्स पे बिकवाली की राय यहाँ पर कुणाल की है, आपके क्या लेवल्स और क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए मनीषा, हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है मेटल न्यूज को बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। ये फैक्ट है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ब्यूगल बज ही रहा है कि रिसेशन आने वाला है यूरोप में, यूएस में, बैलेंस शीट टाइटनिंग जैसे कुणाल ने बोला, वो सब फैक्टर्स एक साइड, और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट की चाइना रिकवरी आएगा तो कितना डिमांड बढ़ सकता है वो और एक साइड पे आ जाता है। आप खुद देख लीजिए, कल एक आफ्टर अ लॉन्ग गैप पीएमआई का नंबर जो चाइना के वो स्ट्रॉन्ग आए थे, नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री में भी आया था। उनका नेशनल कांग्रेस हाल फिलहाल में आने वाला है, जिसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं बिग बैंग प्रोजेक्ट, इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। तो ईवी का तो स्टोरी लाइव है ही है, साथ ही साथ ये फैक्टर्स डिमांड साइड पे डिमांड मेंटेन करते हुए दिख रहा है। सेकेंडली, सप्लाई को भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है आज के दिन पे। चिली में आपने देखा था, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई आउटपुट हैज ड्रॉप्ड, ऑल्दो लास्ट मंथ हम लोगों ने 2 मिलियन टन का फर्स्ट टाइम देखा है कि एक्सेस कैपेसिटी था, बट ओवरऑल फॉर द ईयर हमने देखा है कि डेफिसिट पे ही चल रहा था मार्केट। करेक्ट। साथ ही साथ पेरू में भी हम लोगों ने देखा है देयर इज डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई। कंबाइन दीज टू कंट्रीज कंट्रीब्यूट 37% कंट्रीब्यूट करता है। सो डिमांड आते हुए फ्रॉम चाइना, कहीं न कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट के हिसाब से मुझे तो लगता है मीडियम टर्म में कॉपर में तेजी आ सकती है, प्रोवाइडेड द डेटा चाइना से जो आ रहा है रेगुलरली पॉजिटिव बेसिस पे आना चाहिए। करेक्ट। तो मुझे ब्रॉडर रेंज में आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि ब्रॉड रेंज इज 742 एंड ऑन द हायर साइड 820 का लेवल है। ओके। करेक्ट। एंड देन मीडियम टर्म मुझे लगता है इन डिप्स वी कैन कीप बाइंग बिकॉज़ ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता ही रहेगा। बाकी उसने बाकी डिस्काउंट कर ही दिया है प्राइसेस में इस सब बाकी न्यूज़ को।
ऑलराइट, सेल ऑन रैलीज या बाय ऑन डिप्स, लेकिन रेंज वहां पर कॉपर की सेम बनती हुई नजर आ रही है। अजय, ये तो बात हुई कॉपर पे, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी पिटाई फेब के महीने में हुई थी। जैसे कुणाल ने कहा कि पेंटअप डिमांड एक बार बाजार से निकल गई, डेटा कंसिस्टेंट नहीं आया तो बाजार ने बेचा भी है मेटल्स को, लेकिन मार्च की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई है। इन स्तरों पे एल्यूमिनियम और जिंक के साथ आप क्या करना चाहेंगे? डेफिनेटली मुझे अगर हम देखें पूरे बेस मेटल में काफी अच्छी वॉलिटिलिटी हम जनवरी से आते हुए देखे, सबसे ज्यादा होप लगी हुई है चाइना से, बट डेफिनेटली काफी ज्यादा होप रहती है तो वहां पे पेसिमिस्टिक भी दिखाई देता है। जिसे रिसेंटली हमने देखा कि प्राइसेस में अच्छे खासे गेन्स हमने एल्यूमिनियम और जिंक में देखे, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज एक तरफ इन्फ्लेशन और रिसेशन का जो फियर है वो प्राइसेस को थोड़ा दबाने की कोशिश जरूर करेगा। बट डेफिनेटली अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म देखें तो मुझे लगता है दोनों ही मेटल में काफी अच्छी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक जनवरी से अभी तक जिंक के अंदर लगभग 2.5 से 3% के आसपास का हमने गेन आते हुए देखा। एल्यूमिनियम लगभग 1% का रहा, लेकिन यही चीज अगर हम पिछले एक साल की अगर बात करते हैं तो अभी भी कोई बड़ा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया है। तो सबसे पहले अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ग्लोबल एल्यूमिनियम के जो आउटपुट है वो 3.4% से YoY बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो IEA की रिसेंट रिपोर्ट में था। तो मुझे लगता है एक थोड़ा बहुत पुल बैक पॉसिबल है, वापस हम 202 के लेवल तक देख पाएंगे। बट जो मेजर चंक है इन्फ्लेशन से या रिसेशन से इकोनॉमी को उभारना है तो कहीं ना कहीं मेटल के कंजम्पशन आगे जाके बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि Q3 ऑनवर्ड्स मेटल में एक अच्छी खासी रैली अप करेगी। डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है, 200 तक के आसपास हम एल्यूमिनियम में देख रहे हैं, बट हायर साइड इट्स स्टिल ओपन टुवर्ड्स 230 240 जोन जो हम Q3 एंड बियॉन्ड में देखेंगे। वहीं अगर जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक के अंदर हमने सप्लाई को लेकर काफी कंसर्न देखे, इन्वेंटरीज को लेकर भी देखा, बट एज ऑफ नाउ जो दिसंबर तक के आंकड़े थे ILZ SG के, वहां पे बताया गया था कि ग्लोबल जिंक मार्केट जो है वो डेफिसिट में था, जिसकी वजह से हमने एक रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइमिंग हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 255 260 के जोन को अच्छे से सपोर्ट जोन पे आते हुए देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले महीने भर में मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, जो डाउन साइड में 255 260 के जोन तक इज गुड टू बाय। बट ओवरऑल अगर हम Q3 या Q4 या ईयर एंड तक की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर जिंक, जो ऊपर में वापस 300 का लेवल ब्रीच करके 315 320 तक के भी लेवल दिखा सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो अभी पॉजिटिव डेटा आ रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स में भी फिर से हमने गिरावट आते हुए देख पा रहे हैं। बट ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स रहेंगे Q2 में, बट Q3 से डेफिनेटली डिमांड इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगी। ऑलराइट, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में भी कुछ चिंताएं हैं, थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर बढ़त हम फिर से आता हुआ बाजार में देखेंगे। कुणाल, क्लियरली अगर फंडामेंटल्स की बात यहाँ पर की जाए तो बाजार की एक नज़र तो यहाँ पर चीन की तरफ होगी ही, लेकिन दूसरी नज़र हम यहाँ पर रखेंगे यूरोप में, क्योंकि काफ़ी हद तक पिछले साल में एनर्जी क्राइसिस के चलते काफ़ी सारे स्मेल्टर्स वहाँ पर बंद हुए, जिसका बहुत फायदा मेटल्स को आता हुआ नजर आया। क्या यूरोप पर इस बार नज़र है या आपको लगता है कि पूरा का पूरा फोकस चेंज होकर शिफ्ट होकर चाइना पे आ जाएगा? नहीं, इवन यूरोप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये साल बहुत सारे स्मेल्टर्स रीओपन हो गए। यू लुक एट द एनर्जी प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड क्वाइट शार्पली, सिग्निफिकेंटली। और अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे यूरोप में गैस की, इट इज क्वाइट सफिशिएंट गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 months। सो मुझे लग रहा है जो जैसे बेल्जियम में नाइस्टार है जिंक के लिए, या बहुत सारे दूसरे स्मेल्टर्स है, आई थिंक दे विल रीओपन एंड दे विल रिज्यूम देयर प्रोडक्शन। जो एक साल पहले था वो लाइन पे आएंगे। सो यूरोप साइड से सप्लाई बढ़ने वाली है। डिमांड की बात करेंगे, आई थिंक टुडे द मेजर कंसर्न एज पर मी इज गोइंग फॉरवर्ड डिमांड। सो डिमांड ग्रोथ पहले जैसा रॉबस्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ द वे लिक्विडिटी इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, एंड माय आंसर टू दैट इज नो। क्योंकि ये जो भी अभी वर्ल्ड में चल रहा है टाइटनिंग का जो प्रोसेस, समथिंग हैज टू ब्रेक गोइंग फॉरवर्ड। सो कुछ ना कुछ कमजोर होगा, या तो यूएस यूरोप में हाउसिंग मार्केट कमजोर होगा या लेबर मार्केट कमजोर होगा, तब जाके ये लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्शन चेंज करने का सोचेंगे। उसके पहले डायरेक्शन चेंज होना कोई चांस नहीं है। यूरोप में आज भी इन्फ्लेशन 8% के ऊपर है, यूएस में 6.5% के ऊपर है। द टारगेट इज 2%। फॉर इन्फ्लेशन टू कम डाउन टू 2%, the rate has to the interest rate have to stay higher for longer period। ये इंटरेस्ट रेट बहुत 3 महीना 5 महीना 6 महीना 10 महीना, और आई डोंट नो, मे बी इवन अ ईयर इट कैन स्टे एट दिस लेवल इफ द इन्फ्लेशन डजंट कम डाउन। सो ऐसे हालत में कोई भी चीज में लंबी तेजी होने के चांस बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर सप्लाई साइड इश्यू आ जाए, या ये वॉर एस्केलेट हो जाए, या यूएस रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगा दे एल्यूमिनियम के ऊपर या निकल के ऊपर या दूसरी कमोडिटी के ऊपर। सो ऐसे सब होता है
then there may be a disruption and prices may go up. But apart from that, मुझे तेजी का कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आ रहा है। Okay. और मुझे लग रहा है कोई भी अपसाइड आती है, दैट इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेटल्स। एक और फंडामेंटल यहाँ पर जो देखने लायक है, और प्रीतम ये सवाल आपसे है, वो है डॉलर इंडेक्स को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा मूव्स उस वजह से भी आई हैं। क्लियरली एक यूएस फेड की मीटिंग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी बाजार में देखने के लिए। यहाँ से क्या क्यूज लेंगे आप फिलहाल? वैसे मुझे लग रहा था कि हायर इंटरेस्ट रेट मेरे को एक जाता हुआ मेहमान लग रहा था, वो वापस घूम के आ गए हैं, तो और ये थोड़े टाइम के लिए रहेंगे एंड वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देगा डॉलर इंडेक्स को वापस ग्रो करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी बीन सीइंग आल्सो इन द पास्ट। अभी हाल फिलहाल में वही देख रहे हैं। सो डॉलर इंडेक्स रहेगा, मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स ग्रो ही करेगा यहाँ पे, बिकॉज नॉट ओनली 25 बेसिस पॉइंट की डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी इंक्रीज हो सकता है। यूएस फेड ने ऐसा अनुमान लगाया है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स, जो हमको लग रहा था वो फैग एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल पे आ गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं वो कंपेल होंगे, क्योंकि यूएस यदि स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, उसका एक परमिएटिंग इम्पैक्ट विल बी ऑन ऑल अदर मेजर सेंट्रल बैंक्स के ऊपर भी आएगा। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन करेगा एंड वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा मेटल प्राइसेस के ऊपर ऑब्वियसली। दूसरा चीज मैं एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ ऑन एल्यूमिनियम फ्रंट। वापस जो एनर्जी क्राइसिस चाइना में भी लास्ट टाइम शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ ड्राउट सिचुएशन, हाल फिलहाल में उनके ह्यूज प्रोविंसेस में वापस स्मेल्टिंग प्लांट्स को बोल दिया गया, रिफाइनिंग एल्यूमिनियम रिफाइनिंग कंपनीज को बोल दिया गया कि प्रोडक्शन उनको स्केल डाउन करने के लिए। सो कुछ बैलेंसेस फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, दे आर गोइंग टू कीप द प्राइसेस इन अ टाइट रेंज। मेरे हिसाब से आप देखोगे तो मुझे लगता है 205 ऑन द लोअर साइड, फॉर एल्यूमिनियम ऑन द हायर साइड 225 230 का लेवल रहेगा। ये टाइट रेंज के अंदर एल्यूमिनियम ट्रेड करता रहता है। ऑलराइट, तो वो यहाँ पर टज हैं जिनका असर यहाँ पर भावों में रहेगा, चौपी रहने की भी उम्मीद है। लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है, डिपेंडिंग कि रेट हाइक कब पीक आउट हो जाती हैं, ईवी डिमांड कब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर देखने को मिलती है, एनर्जी क्राइसिस जिससे अभी भी यूरोप यहाँ पर जूझ रहा है, वो थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ हम कम देखते हैं। तो क्लियरली काफी सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे फेरस मेटल्स की। अच्छी खासी डिमांड एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आयरन ओर और स्टील को लेकर भी हैं। साथ ही साथ बात करेंगे चांदी की, क्योंकि ये भी आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर गिना जाता है। यहाँ पर क्या है क्यूज बताएंगे आपको। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान, देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में,
जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाड़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाड़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि केईसी की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि केईसी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संगुलम, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए सप्लाई किए गए हैं। तो केईसी इंटरनेशनल यानी कि कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का आपका स्वागत है और चर्चा आज यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल्स पर है, जहाँ पर तेजी के साथ मार्च के महीने की शुरुआत हुई है। और जहाँ तक स्टील की बात करें, यहाँ पर तो आंकड़े बहुत ही बुलिश हैं। फिर चाहे वो मिनिस्ट्री की तरफ से देखें, जिस तरह से चाइना की मांग निकल के आ रही है, वहाँ पर स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है और सभी कंट्रीज यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, बेहतर करने में, एक्सपैंड करने में लगी हैं, जहाँ पर स्टील की मांग काफी स्ट्रांगली निकल के आ सकती है। कुणाल, आपसे ही जानना चाहेंगे पहले कि जिस तरह से स्टील की डिमांड की एक्सपेक्टेशन है बाजार में, सबसे पहले तो उससे आप कैसा देखते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो कैपेसिटीज फिलहाल हैं वो आने वाले डेकेड में, इसी डेकेड में बेसिकली डबल हो जाएंगी। जी हाँ, स्टील की डिमांड, सबसे पहले मैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, बिकॉज अवर कॉन्ट्रैक्ट इज डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई। सो इंडिया में बेसिकली हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट और हायर बॉटम लाइन के कारण स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाले हैं। So steel can be exception over here. Domestic demand is very robust. Normal steel, specialty steel, all different kind of steel. The demand is quite robust. Our country has basically higher allocation towards the infra spending has led to this massive demand. 2022 में भी और 2023 में भी ये डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे स्टील में, चाइना इज कटिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण। So global inventory of steel is constantly coming down और प्रोडक्शन कट भी आ रहा है। So globally भी स्टील के प्राइस में कोई बड़ा क्रैक आएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। Moderate correction can be expected due to macro reasons in global market, but Indian market looks quite firm। और इंडिया में मुझे स्टील में 2-3 हजार रुपए का कोई भी करेक्शन आता है, वहां पे आपको स्टील में बाइंग करनी चाहिए, ऐसा व्यू बन रहा है। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर स्टील में आगे जाते हुए, जाके वो डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजटरी एलोकेशंस हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सभी कुछ हमने यहाँ पर इस सेक्टर में आता हुआ देखा है। अजय, एक जो चीज़ है वो ये कि अगर हम दोनों सेक्टर्स को यहाँ पर देखें, इंडियन मार्केट्स को और इंटरनेशनल मार्केट्स को, तो थोड़ी सी प्राइस डिस्पैरिटी यहाँ पर नजर आती है। क्या इंडिया एज अ कंट्री को अब उसके साथ जीना होगा और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अब यहाँ पर है उसके ऊपर काम करना और भी वाजिब हो जाता है? बिल्कुल, देखिए जैसे कुणाल ने भी कहा, डोमेस्टिक फंडामेंटल काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज पिछले 2 साल में हमने देखा कि इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं उसका भी एक फर्क है, और इंटरनेशनल में पिछले साल हमने पूरी डिस्पैरिटी कंटिन्यू मेंटेन होते हुए देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है कि इंडिया में जो फंडामेंटल वो प्राइसेस को कंटिन्यू अपलिफ्ट रखेंगे। कॉस्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा जो अदर कॉस्ट है वो सब में बढ़ोतरी आई हुई, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री फॉल जैसी सिचुएशन लग नहीं रही है। रिसेंटली भी हमने देखा प्राइसेस 46,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, बट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि कंटिन्यू रुक के डिमांड चल रही है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े बहुत हमने डिस्पैरिटी इसलिए भी देखी, जैसे चाइना साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में लेकर कुछ कंसर्न बने हुए, और जिस ढंग से प्रोडक्शन नीड है
ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को वापस अपशिफ्ट लाएगा। वहीं यूएस साइड से भी अगर हम देखें तो यूएस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 75% के आसपास पहुंची हुई है, जबकि इंपोर्ट्स की अगर बात करें जनवरी 2023 में वो मंथ ऑन मंथ इंप्रूव भी हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्पैरिटी वो कंटिन्यू रहेगी एज ऑफ नाउ, और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि रोबस्ट डिमांड कंटिन्यू रहेगी 2023 में। इलेक्शन पीरियड से पहले भी हम देखते हैं कि इंफ्रा पे जो स्पेंडिंग है और ज्यादा बढ़ जाती है, जो पिछले 2 सालों में देखा गया है। तो इन ऑल अगर सम अप करते हैं तो डेफिनेटली डिस्पैरिटी कंटिन्यू रहेगी, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भाव अभी भी काफी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स की बात करें तो आई थिंक वापस हम 52-500 तक के लेवल इजीली अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये एक सेक्टर है जहां पर खरीदारी की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई तेजी बरकरार है, डिमांड अच्छी खासी होने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या फिर ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड कंजम्पशन की भी अगर बात करें तो स्टील यहां पर काफी पॉजिटिव एज अ मेटल नजर आता है। मूव ऑन करते हैं और अब बात यहां पर चांदी की करते हैं, क्योंकि पिछले साल भारत में इंपोर्ट यहां पर हमने रिकॉर्ड नंबर्स पे आता हुआ देखा था। प्रीतम, ये सवाल आपसे है, अगर हम अभी इंडस्ट्री से बात करें तो वो कहते हैं कि पिछले साल का इंपोर्ट है उसका ही 700-800 टन यहाँ पर फिलहाल बचा हुआ है, मांग बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है। पिछले साल हमने एक स्ट्रॉन्ग पेंट अप डिमांड यहाँ पर आते हुए देखी थी, जो ऑलरेडी प्राइसेस में एज ऑफ नाउ फैक्टर इन हो चुकी है। जिस तरह से फरवरी में 12-12.5% की मुनाफा वसूली हम देख चुके हैं चांदी में, इन लाइन विद बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स, अब यहाँ से क्या करने की राय है? मार्च के महीने के लिए क्या राय होगी? मार्च के महीने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सिल्वर में जैसे मैंने बोला कि जो एक डेवलपिंग स्टोरी थी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, वो नहीं लग रही इमीडिएटली होने वाले हैं। यदि वो इंक्रीज होगा उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नॉट ओनली कैपिटल मार्केट्स पे आएगा पर बुलियन पे भी दिख ही रहा है हमको। एंड आपने यदि नोटिस किया है कि सम लेवल ऑफ कोरिलेशन इज देयर बिटवीन द इक्विटी मार्केट और सिल्वर के प्राइसेस में चल ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि डिमांड इमीडिएटली आएगा, पर ये एक ऐसा कमोडिटी है बुलियन आज के दिन पे कि जिसको आप कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करते, उसका एक फ्लोर प्राइस तो आ ही जाएगा। आप मुझे पूछेंगे तो आई थिंक at current strategy buying on dips but a decent correction around 64,000 and all is a decent level, 63,000 is a decent level to get into. ओके, अजय आप क्या रेंज देखते हैं चांदी में और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, पर्टिकुलर मार्च मंथ की बात करें तो डेफिनेटली हमने जो जनवरी में जो एक रन अप आते हुए देखा, दैट वाज इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो फरवरी में जो फॉल आया है वो प्राइजेस को थोड़ा सा कूल ऑफ करने का मौका देता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि 19,500-1980 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे 60,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। इनिशियली फर्स्ट वीक या अगर हम 8-10 दिन की बात करें तो प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे, बट जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में वापस गिरावट चालू हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं सिल्वर को वापस सपोर्ट अप करेगा। बट नई रैली के लिए हमें $24.5 का जो इनिशियली हमने हाई देखा था जनवरी में, वो तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्च के लिए मुझे लगता है दायरा जो रहेगा वो 19.5 से लेकर 23-23.5 के आसपास रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है 60,000 से लेकर करीबन 68,500 का एक जोन रहेगा। बट ओवरऑल ईयर एंड में अभी मुझे लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। जिस दिन से रेशियोज में अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे, जो हमें लगता है कि 85,000 का लेवल तो 90,000 तक का भी लेवल दिखा सकती है, जो इंटरनेशनल में लगभग $34 तक का लेवल रहेगा। ऑलराइट, यानी कि चांदी में अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद है। कुणाल, आपको भी लगता है कि बहुत ऊपर जाए चांदी, उससे पहले शायद $20 एक बार तोड़ सकती है? Yeah, it's touch and go. It can break and it won't even last for 1 or 2 days. So near term में जो थीम है कमोडिटी के लिए वो बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है। So इसमें चांदी भी नीचे जा सकता है, 2-3% की गिरावट और भी आपको चांदी में देखने मिल सकती है। So मेरा ओपिनियन ऐसा है, $20, $19.5 कोई भी लेवल्स है, एक बार टच एंड गो के लिए नीचे जा सकता है, बट वहां से ज्यादा मंदी 60,000 के आसपास से ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही। ऑलराइट, तो तेजी की राय यहाँ पर हमारे सेकंड सेगमेंट के शो में आती हुई, चाहे फिर वो स्टील है, आयरन ओर है या फिर चांदी है, इन सभी में खरीद के कम करने की एज ऑफ नाउ राय है। नियर टर्म में जैसे कहा गया कि बहुत सारे डेटा है, इकोनॉमिक नंबर्स आने वाले हैं, नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, तो बाजार काफी चीजों पे यहाँ पर नजर रखेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मार्च के अंत तक हो या इस साल के अंत तक हो, यहाँ पर तेजी आपको काफी सारे मेटल्स में देखने को मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया प्रीतम, अजय और कुणाल आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए और उन तमाम इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पर हमारी मदद करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने में। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ए लड़की